नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। आज हम 8000 साल पुरानी ऐसी सभ्यता के अवसान की पड़ताल करेंगे जो हमारी धरती पर पनपी। यहाँ बहुत सारी तकनीकियां ऐसी विकसित थीं जिसमें आज की आधुनिक व्यवस्थाएं भी पीछे छूट जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसका विकास घग्गर हाकड़ा नदी के किनारे हुआ, जो प्राचीन सरस्वती का ही दूसरा नाम है। इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख साइट्स थे। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और इसके शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जानकारी के पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव यानी कि शुरुआत आर्यों के आने से हुई है। लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्यों से जो प्रमाण मिले हैं, जो जानकारियां मिली हैं, उनका भ्रम दूर हो गया और उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि आर्यों के आगमन से हजारों साल पहले प्राचीन भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच काफी वैज्ञानिक प्रकृति की थी और उन्होंने पक्के मकानों में रहना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता के 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। इतनी विकसित और व्यवस्थित सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, यह बड़ा रहस्य का विषय है। इसको लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। हड़प्पा के नष्ट होने का समय वही है जो कि महाभारत के युद्ध का समय है। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे और यही सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो के शहर बसे थे, जो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी तक फैले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा स्थानों की प्राचीनता और उनके रहस्यों को आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। दिसंबर 2014 में भीड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक का सबसे खोजा गया प्राचीन नगर माना गया है। भीड़ाना जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक गांव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिसंबर 2014 के शोध से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है, जिसकी स्थापना लगभग 8000 ईसा पूर्व में हुई थी। मोहनजोदड़ो की कांसे की जो नर्तकी की नकल है और वो जो बर्तन पे उकेरी गई थी, वो यहां से मिली है। नवपाषाण युग में भिडाना एक छोटा सा गांव था और ताम्र पाषाण युग में यहां नगर व्यवस्था की शुरुआत हो गई। कांस युग के आते आते यह राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, सुमेर, इनके जैसे समकालीन जो महानगर हैं उनकी तरह एक समृद्ध महानगर बन चुका था। यहां पर एक बड़ी बात ध्यान देने लायक ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें ब्रिटिशर्स से मिली हुई खुदाई से ही प्राप्त होती है, जबकि उसके बाद कई शोध और खुदाइयां हुई हैं और भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका जिक्र हमारे इतिहास की किताबों में किया ही नहीं गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में इतिहास के ज्ञान को कभी अपडेट नहीं किया गया, जबकि अन्य देश अपने यहाँ के इतिहास के ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने भिड़ाना का उदाहरण दिया, आप बहुत कम किताबों में, बहुत कम स्रोतों में इसका जिक्र देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारणों पर विद्वान एकमत नहीं है। इस सभ्यता के पतन के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि बाहर से लोगों ने बर्बर आक्रमण किए, जलवायु में कोई बड़ा परिवर्तन आ गया, या पारिस्थितिक असंतुलन आ गया, बाढ़ भयंकर आ गए, या भूतात्विक बदलाव आ गए।
कुछ लोग कहते हैं महामारी की वजह से हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो कि अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की जो व्यवस्था थी वो अत्याधुनिक थी। उसको देखकर तो नहीं माना जा सकता कि महामारी यहां पर आई होगी या उससे इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। गुलिस्तान रेगिस्तान से मिले हुए प्रमाण क्या बताते हैं? असल में इस रेगिस्तान को रोही मरुस्थल भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप का जो थार रेगिस्तान है उसी का पश्चिमी भाग है। और आज यह पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित है। तो पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यह जो पूरा इलाका है कभी हाकरा नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र था, लेकिन आगे आगे चल के ये रेगिस्तान में तब्दील हो गया। और यही इलाके में, इसी इलाके में सिंधु घाटी संस्कृति एक समय फलती फूलती थी। इस इलाके को आप जरा मैप के जरिए देखिए। यहां पर जो हमने चित्र में ये पीले रंग का जो क्षेत्र दिखाया है यही है चौलिस्तान का इलाका। इस लोकेशन को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में आता है। तो ये पूरा जो पश्चिमी एरिया है, असल में सिंधु घाटी सभ्यता ये पूरे त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत थी। तो ये उसी का हिस्सा था एक समय। तो इस बात के प्रमाण है कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे अधिकतर परिपक्व हड़प्पा स्थल वीरान हो चुके थे। और यहां से लोग गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने लगे थे, जिससे इन इलाकों में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी। पुरातत्ववेत्ता सीएफ ओल्डन कहते हैं कि ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों के आधार पर घग्गर नदी के घाट पर जो बहने वाली नदी है वो सरस्वती थी। और इसी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और यही घग्गर नदी पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जानी जाती है। उस समय सतलज और यमुना नदियां अपने वर्तमान पाटों में प्रभावित नहीं होती थी, बल्कि घग्गर और हाकरा के ही पाटों में बहती थी। पानी की मात्रा कम होने से सरस्वती रेतीले भागों में सूख गई थी। विद्वानों का मानना है कि 1900 ईसा पूर्व में सरस्वती नदी सूखनी शुरू हो गई। और एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। नगरों और बस्तियों का धीरे धीरे पतन होने लगा। और ऐसा माना जाता है कि नगरों का परित्याग कर दिया गया, क्योंकि लोग शायद हरियाली वाले चारागाहों में चले गए। और ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के धीरे धीरे सूखने की वजह से ऐसा हुआ। यानी सभ्यता का अचानक अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसमें धीरे धीरे गिरावट आई और दूसरे संस्कृतियों में आत्मसात हो गई। इससे पता चलता है कि आक्रमण के कारण यह सभ्यता अचानक नहीं समाप्त हो गई थी। भीषण बाढ़ के बाद तबाही इस सभ्यता के कारणों में से एक मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के सबसे जो विश्वसनीय तर्क हैं उनमें से एक यह है कि भीषण बाढ़ के बाद यहां तबाही आ गई। सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव आने लगा और घग्गर हाकरा जो नदी प्रणाली थी वह धीरे धीरे सूखने लगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि नदी की धारा के पैटर्न में बदलाव आने लगे, जिससे बड़ी सभ्यता छोटी छोटी बस्तियों में बिखरने लगी। और शायद इसी को ही लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इन नगरों को बाद में बर्बर आर्य आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, नगरीय केंद्रों की बढ़ती मांगों की वजह से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया और शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तंत्र सिस्टम खत्म हो गए। यानी कि शहर की जरूरत जो गांव पूरे करते थे वो पूरे गांव नष्ट हो गए, क्योंकि शहर या अर्बन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि गांव में कोई ऐसा उत्पादन केंद्र हो जहां से बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होती हो। मतलब अगर शहर में लोगों का पेट भरेगा, भोजन की जरूरतें अगर पूरी होंगी, तभी तो नए नए काम कर सकेंगे। तो यानी कि उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो, इसी को तो एग्रीकल्चर सरप्लस कहते हैं। और ताकि उसी एग्रीकल्चर को व्यापार के जरिए
दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जा सके और अर्बन डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। शहरों में गाद के अवशेष क्या बताते हैं? प्राकृतिक आपदाएं आई, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और लोथल सहित कई शहरों में गाद के अवशेष मिले हैं, पाए गए हैं। और ये जो अवशेष है नदियों में बाढ़ के कारण होने वाली तबाही की संभावना को बताते हैं। मोहनजोदड़ो में गाद की कई परतों से पता चलता है कि ये जो शहर है लगातार सिंधु नदी की बाढ़ से प्रभावित हुआ था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। खास बात यह है कि बाढ़ के साक्ष्य बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में अलग अलग समय में कैसे विभिन्न तरह की चुनौतियां पैदा हुई। असल बात यह है कि मोहनजोदड़ो के घर और सड़क बार बार आने वाले बाढ़ से पैदा हुई सिल्ट और मिट्टी से दब चुके थे, और निर्माण के ढहे हुए मलबे इस बात की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि बाढ़ का पानी सड़कों और घरों में घुस गया और गंदी मिट्टी को पीछे छोड़ गया। बाढ़ का पानी कम होने के बाद मोहनजोदड़ो के निवासियों ने पुरानी संरचनाओं के मलबे के ऊपर घरों और सड़कों का पुनर्निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की विनाशकारी बाढ़ और उसके बाद का पुनर्निर्माण कम से कम 3 बार हुआ है। सिंधु नदी की शिफ्टिंग पर एक विचार है जिस पर थोड़ी सी बात करते हैं। असल में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट लैम्ब्रिक कहते हैं कि सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव आ गया, और इस मार्ग में बदलाव आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। असल में सिंधु एक अस्थिर नदी प्रणाली है, एक सैकी रिवर सिस्टम है जिसमें तल में लगातार गति होती रहती है। और रिपोर्ट कहते हैं, इन वैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद मिले हुए रिपोर्ट के अनुसार सिंधु नदी मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गई, यानी कि इसके मार्ग में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और पानी की कमी के कारण शहर और आसपास के खाद्य उत्पादक गांव के निवासी इस पूरे इलाके को छोड़कर दूर चले गए। और मोहनजोदड़ो के पूरे इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, कम से कम 4 बार तो ऐसा हुआ ही। हवा के जरिए बहुत सारी रेत और गाद इकट्ठा हुई, और शहर में दिखाई देने वाली गाद इसी का परिणाम है। यह कीचड़, मिट्टी की ईंट और पकी हुई ईंटों से मिलकर गाद में बदल गया, और शायद गलती से इसको बाढ़ की गाद समझ लिया गया। एक और विचार है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित, वो कहता है कि ये पूरा इलाका, इंडस का पूरा इलाका, सिंधु घाटी का पूरा इलाका सिस्मिकली डिस्टर्ब एरिया है, भूकंपी अशांत क्षेत्र है। भूकंप दृष्टि से यहां पर बहुत सारे खतरे मौजूद हैं, और इस इलाके में टेक्टोनिक गति के बाद एक विशाल प्राकृतिक अवरोध का निर्माण हुआ जिसने सिंधु को समुद्र की ओर बहने से रोक दिया, जिससे मोहनजोदड़ो के आसपास का क्षेत्र एक विशाल झील में बदल गया। 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी का तापमान ठंडा और शुष्क हो गया था, और इन्हीं दिनों सुनामी जैसी एक भूकंपीय घटना हुई जिसने नदियों की दिशा को बदल दिया और उनका पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया। और ये नदियां ही सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन रेखा थी। तो एक संभावना ये है कि हड़प्पा वासी पूरब की ओर गंगा बेसिन में चले गए, जहां उन्होंने गांव और अलग थलग खेत बसाए। हमने इस क्लास में पहले ही बताया कि इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि लोग चोलिस्तान का इलाका छोड़कर वेस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ने लगे थे। तो ये जो छोटे शहर जो पैदा हुए, जो विकसित हुए आगे चल के, वहां पर एग्रीकल्चर सरप्लस की स्थिति नहीं थी, मतलब ज्यादा कृषि उत्पादन नहीं हो पाया। और जब ज्यादा कृषि उत्पादन होता है तभी तो बड़े शहर फ्लरिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले क्लास में देखा था कि कृषि में अतिरिक्त उत्पादन से ही सिंधु घाटी सभ्यता को आधुनिकता के लिए एक स्पेस मिला था। और कम उत्पादन के बाद क्या हुआ, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ इनका जो व्यापार होता था उसको भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मोटे तौर पर 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश कस्बे वीरान हो गए थे। जहां एक तरफ मोहनजोदड़ो का पतन
प्राकृतिक बाढ़ की वजह से हो गया था। वहीं दूसरी तरफ घग्गर हाकड़ा घाटी में मौजूद हड़प्पा स्थल लगातार सूखे की समस्या से पीड़ित थे। वहां लगातार सूखा आ रहा था उस पूरे इलाके में। इतिहासकार डीपी अग्रवाल कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन तब हुआ जब ये पूरा इलाका अधिक शुष्क हो गया और घग्गर हाकड़ा नदी पूरी तरह से सूख गई। उन्होंने पाया कि 1500 ईसा पूर्व तक सूखे की स्थिति काफी बढ़ गई थी और हड़प्पा जैसे अर्ध शुष्क स्थानों में नमी और पानी की उपलब्धता में काफी कमी आ गई थी। तो ये बना त्रासदी का कारण। इससे कृषि उत्पादन लगभग खत्म होने लगा और शहर की अर्थव्यवस्थाओं पर, जो अर्बन इकोनॉमीज थी, उस पर काफी दबाव पड़ा। वैज्ञानिकों का एक धड़ा मानता है कि तकरीबन 200 साल सूखे की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। पत्रिका कम्युनिकेशंस अर्थ एंड इन्वायरमेंट में प्रकाशित शोध में वैज्ञानिकों ने इस शुष्क अवधि के दौरान कम से कम 3 दीर्घकालिक सूखों की पहचान की है, जिनमें से प्रत्येक की अवधि 25 से 90 साल के बीच थी। यानी कि 100 से 200 साल तक लगातार सूखा ही बना रहा। कृषि आधारित किसी सभ्यता के नष्ट होने के लिए यह पर्याप्त समय है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन में कहा गया कि हमें स्पष्ट सबूत मिले हैं कि यह अंतराल एक अल्पकालिक संकट नहीं था, बल्कि उन पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक प्रगतिशील परिवर्तन था जहां सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास एक गुफा में बने स्टैलेग्माइट में विकसित परतों का अध्ययन किया और उसके आधार पर वहां हुई बारिश का एक टेबल तैयार किया। स्टैलेग्माइट एक चट्टान होती है। आप देखिए, हमने चित्र में दिखाया है स्टैलेग्माइट की चट्टान किस तरह की होती है और ये गुफा के तल पे बनते हैं ये चट्टाने। अब इस चित्र में हमने ज्यादा अच्छी तरह से दिखाया है इन चट्टानों को। तो इन स्टैलेग्माइट की परतों से मिले आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पिछले 5700 वर्षों में वर्षा का एक पैटर्न तैयार किया और उसका विश्लेषण करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गर्मियों के मानसून में गिरावट शुरू हुई, जिससे सूखे में तेजी आई और लगभग इसी समय हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। यह सूखा तकरीबन 200 साल तक रहा और इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान और भारत तक फैला था। जाते जाते आर्यों के आक्रमण से जुड़े हुए सिद्धांत पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राम प्रसाद चंदा ने इस अवधारणा को प्रस्तावित किया था कि आर्य आक्रमणकारियों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राय बदल दी। वहीं अंग्रेज इतिहासकार मॉर्टिमर व्हीलर ने इसी अवधारणा पर और विस्तार दिया और उसकी व्याख्या की। उनका विचार था कि आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर दिया। व्हीलर ने आर्यों द्वारा वध के साक्ष्य के रूप में मोहनजोदड़ो में कब्जे के बाद के समय में खोजे गए मानव कंकाल का जो अवशेष था उसका हवाला दिया था। व्हीलर ने तर्क दिया था कि ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के किलों की बात की गई है, 4 दीवारी वाले नगरों पर आक्रमण की बात की गई है और देवता इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब किला विध्वंसक, जो किला का नाश करे। तो ये जितने भी संकेत हैं वो हड़प्पा शहरों पर आर्यों के आक्रमण की तरफ इशारा करते हैं। ऋग्वेद काल में जो उल्लेख है आर्यों का, वो पंजाब और घग्गर हाकरा क्षेत्र में निवास करते थे। व्हीलर ने माना कि हड़प्पा नगरों का उल्लेख ऋग्वेद में किया जा रहा है क्योंकि इसी ऐतिहासिक काल के दौरान इस पूरे इलाके में किसी अन्य सांस्कृतिक समूह के लिए नहीं मौजूद थे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा झुकाव वैज्ञानिक खोजों और तथ्यों से मिले हुए आंकड़ों पर है, जिसकी व्याख्या हमने लेक्चर की शुरुआत में कर दी है। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों पर चर्चा। ये हमारी विशेष पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें बताइएगा। आने वाले दिनों में हम इतिहास के कुछ और अनछुए पन्नों को पलटेंगे और आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।